नमस्कार। चलिए आज का जो अपना टॉपिक है वो है विटामिन्स। विटामिन्स के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तो जो कुछ है आज उसके जो इम्पोर्टेंस फैक्ट्स हैं उनके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि विटामिन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन्स कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं और ये हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं या इनके द्वारा कौन कौन रोग हैं जो जिनका नियंत्रण किया जाता है। चलिए तो हाँ, बताऊँ आप लोगों को। भोजन में कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जो शरीर की सामान्य वृद्धि एवं क्रियाशीलता को नियंत्रित करने का काम करते हैं। इसके साथ ही ये कुछ रोगों को भी रोकने का काम करते हैं। ये भोजन में अत्यंत ही कम मात्रा में या सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। बहुत समय पहले इनको सहायक भोज्य पदार्थ कहा जाता था, क्योंकि अधिकांश जो विटामिन्स हैं ये बाह्य भोज्य पदार्थ या भोजन से ही प्राप्त किए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विटामिन्स सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में या कम मात्रा में ही एनिमल बॉडी या जंतु शरीर की मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होते हैं। अतः हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, विटामिन जो होते हैं वो ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन एनिमल बॉडी में या जंतुओं के शरीर में ये अन्य ईंधन पदार्थों के संश्लेषण एवं सही उपयोग का नियंत्रण करने का काम करते हैं। अतः इनकी कमी से शरीर मेटाबॉलिज्म या बॉडी मेटाबॉलिज्म अनियंत्रित होकर अथवा अनियमित होकर के शरीर को रोगग्रस्त बना देता है। इसलिए विटामिन्स को ग्रोथ फैक्टर या वृद्धि कारक भी कहते हैं। इनकी कमी से उत्पन्न रोगों को डेफिशिएंसी या अपूर्णता रोग कहते हैं। अब चलिए अब कुछ और थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए कि विटामिन्स जो हैं इनकी जो सर्वप्रथम खोज है या विटामिन्स को सबसे पहले लूनिन नामक वैज्ञानिक ने 1881 में खोजा था। ठीक, तो विटामिन्स की जो खोज है वो किसने की थी? लूनिन ने। कब? सन 1881 में। ठीक, अभी तक बहुत लोग दूसरे वैज्ञानिकों का नाम बताते थे, उनका नाम भी मैं बताऊंगा, उन्होंने केवल नाम दिया था। ठीक, तो जो विटामिन्स की खोज है ये किसने की थी? लूनिन नामक वैज्ञानिक ने। या इनका दूसरा नाम भी है, या जिसको थोड़ा फुल फॉर्म में बोल दे तो इनका नाम था NI लूनिन। ठीक, तो इसकी विटामिन्स की जो खोज है सर्वप्रथम 1881 में NI लूनिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और सन 1912 में फुंक या फंक, जो भी आप लोग बोलते हैं, उनका शुद्ध नाम उनका फुंक है, तो फुंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन्स नाम प्रदान किया था। ठीक, तो विटामिन की खोज किसने की थी? लूनिन ने। और विटामिन शब्द या विटामिन नाम जो है वो किसने दिया था? फुंक ने, या फंक भी बोल देते हैं कुछ लोग। ठीक, अभी तक क्या था कि बहुत से मैंने कई लोगों के द्वारा या कई कोचिंग सेंटर्स में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनने भी केवल ये बताया कि विटामिन्स को खोजा किसने है? बोले फुंक ने खोजा है। ठीक, तो फुंक ने इसको खोजा नहीं है, फुंक ने केवल विटामिन शब्द या विटामिन नाम दिया है और इन्होंने ही विटामिन थ्योरी भी दी थी। ठीक, तो फुंक और इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हॉपकिंस। ठीक, तो हॉपकिंस और फुंक ने 1912 में विटामिन थ्योरी या विटामिन थ्योरी दी थी, और जो विटामिन है उसका नाम भी किसने दिया था? फुंक ने। ठीक, तो विटामिन जो खोज है वो किसने की थी? लूनिन ने। कब? 1881 में। और विटामिन शब्द किसने दिया था? फुंक ने। और विटामिन थ्योरी जो है वो किसने? हॉपकिंस और आपके फुंक ने मिल करके दी थी। ठीक, चलिए ये तो थी कुछ सामान्य जानकारी। अब देखते हैं अपन विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में क्या क्या तथ्य हैं, ये किस पर कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ से अपन इनको प्राप्त कर सकते हैं, इनके सोर्स क्या हैं और ये किस लिए आवश्यक है हमारे लिए। मैं अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन का पता
चल चुका है। ठीक, और ये जो 20 प्रकार के विटामिन हैं, इनकी रासायनिक संरचना, इनके कार्य का भी पूर्ण रूप से पता चल चुका है, और प्रयोगशाला में इनके संश्लेषण की विधियां या इनको संश्लेषित किया जा चुका है। ठीक, चलिए तो फिर अब ये जो 20 प्रकार के विटामिन हैं, इनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंस विटामिन हैं जो हमारे लिए या मनुष्य के लिए या मानव शरीर के लिए आवश्यक हैं, उनके बारे में अपन लोग अध्ययन करते हैं कि ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनके सोर्स क्या हैं, इनके इम्पोर्टेंस क्या हैं, ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इनकी कितनी मात्रा हमारे लिए या ह्यूमन बॉडी के लिए आवश्यक है, इसके बारे में अपन लोग क्रमशः अध्ययन करते हैं। विटामिन्स को उनकी भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, मुख्यतः उनकी घुलनशीलता के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें से जो पहली श्रेणी है वो है फैट सॉल्युबल विटामिन्स या वसा में घुलनशील विटामिन्स। वसा में घुलनशील विटामिन्स के अंतर्गत विटामिन ए, डी, ई और के आते हैं। और जो दूसरी श्रेणी है वो है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स या जल में घुलनशील विटामिन्स। इसके अंतर्गत विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन एच को सम्मिलित किया गया है। चलिए, तो इनमें से जो सबसे पहली श्रेणी के अंतर्गत आने वाला जो पहला विटामिन है वो है विटामिन ए। तो विटामिन ए को रेटिनॉल्स भी कहते हैं या इसका जो केमिकल्स नेम है वो रेटिनॉल्स होता है। विटामिन ए के जो मेन सोर्स या मुख्य स्रोत होते हैं वो ये है कि मछली के तेल, अंडे की जर्दी, दूध, मक्खन एवं सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा जो कैरोटीन पिगमेंट्स हैं उनसे लिवर की जो सेल्स हैं उनमें भी विटामिन ए का निर्माण होता है। इनके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उसके अंतर्गत जो विजुअल यानी देखने की जो क्षमता है वो इससे बढ़ती है। दूसरे जो पिगमेंट्स होते हैं उनकी जो एपिथेलियम लेयर्स हैं उनमें ग्रोथ एवं विकास भी आपका विटामिन ए की वजह से होता है। विटामिन ए की कमी से या इसकी कमी से जो बहुत सारे रोग होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो है आपका जीरोप्थेल्मिया या कॉर्निया का सूखना। ठीक, दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंस है वो है रतौंधी या नाइटोपिया। तीसरी डिजीज होती है वो उसमें क्या होता है कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो कड़ी हो जाती हैं। ठीक, ये तो इनके कमी से प्रभावित है। इसके अलावा जो इसके रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर्स हैं उसके अंतर्गत जो आपकी स्किन है वो एकदम यंग दिखाई देती है, आपके हेयर एकदम ब्यूटीफुल होते हैं और आपके नाखून जो है उनको ये हेल्दी बनाए रखता है। इसके अलावा एकदम क्लियर दिखाई दे, जो अपनी देखने की क्षमता है वो एकदम स्पष्ट हो जाती है और आपकी जो हड्डियां हैं उनको मजबूती प्रदान करने का काम भी विटामिन सी के द्वारा किया जाता है। ठीक, विटामिन ए की जो डेली डाइट में अमाउंट होती है वो लगभग 0.4 से 1 मिलीग्राम तक विटामिन से अपन को डेली लेना चाहिए। ठीक, इसके बाद जो दूसरा विटामिन है वो है आपका विटामिन डी। विटामिन डी इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरोल। इसके जो मुख्य स्रोत या मेन सोर्स होते हैं उसके अंतर्गत मक्खन, दूध, लिवर, मछली का तेल, अंडे की जर्दी एवं जो स्किन होती है उसमें सूर्य के प्रकाश में इसका क्या होता है, संश्लेषण होता है। तो विटामिन डी सबसे ज़्यादा जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में क्या होता है, इसका संश्लेषण सबसे अधिक होता है। इसके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उसके अंतर्गत क्या होता है कि हड्डियां हैं जो उनका निर्माण विटामिन डी से होता है। इसके अलावा कैल्शियम और फास्फेट की जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। इसके साथ ही साथ वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग भी विटामिन डी की कमी से होता है। ये मुख्य रूप से आपको बताएं हेल्दी बोन्स, गुड ब्लड सर्कुलेशन, इम्यूनिटी और इसके बाद एलिमेंटेशन ऑफ टॉक्सिन्स यानी कि जो बहुत सारे शरीर के अंदर जहर या विषैले पदार्थ बनते हैं उनको नष्ट करने में ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा विटामिन डी है लगभग 2 से 5 मिलीग्राम मात्रा अपन को इसकी डेली डाइट्स के रूप में लेनी चाहिए। ये मुख्य रूप से चीज़, बटर, योग शेक, मछली, सी फूड्स यानी जो समुद्री भोजन है, पोटैटो, आलू और वेजिटेबल्स में सबसे अधिक पाया जाता है। विटामिन डी के बाद जो नेक्स्ट अपना विटामिन आता है वो है विटामिन ई या इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई या टोकोफेरॉल मुख्य रूप से गेहूँ, साकी सब्जियां यानी साग सब्जी, दूध व मक्खन में पाया जाता है। इसके अलावा ये चीज़, बटर, योग शेक बहुत सारे ऐसे
जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें मिलता है। इसके अलावा इसकी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जनन ग्रंथियों एवं नर्वस सिस्टम में तथा जो आपकी जो मसल्स हैं उनके सामान्य कार्यों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक, तो विटामिन ई काय के लिए कि जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं और आपका नर्वस सिस्टम है और जो मस्कुलर या मसल्स हैं उनके जो जनरल फंक्शन होते हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है या इसके ये मुख्य काम होते हैं। इसकी कमी से या विटामिन ई की कमी से जो है वो गर्भाशय में शिशु की मृत्यु हो जाती है। ठीक, क्या होता है कि इसकी कमी से गर्भाशय में ही शिशु की मृत्यु हो जाती है या डेथ हो जाती है। इसके अलावा जो आपकी पेशियां होती हैं वो कमज़ोर होती हैं। विटामिन ई आपको बता दें कि जो मीट होता है, कॉर्न होता है, पंपकिन सीड है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जो विटामिन ई है ये इसकी डेली डाइट जो है वो लगभग 30 से 50 मिलीग्राम लेनी चाहिए। ठीक, विटामिन ई के बाद अब जो नेक्स्ट विटामिन आता है या जो नेक्स्ट फैट सॉल्यूबल विटामिन है, ये लास्ट भी है और ये है आपका विटामिन के। विटामिन के या इसका जो केमिकल नेम होता है वो है नेफ्थाक्विनोन। क्या? नेफ्थाक्विनोन। नेफ्थाक्विनोन या विटामिन के मुख्य स्रोत जो हैं वो है हरी सब्जियां, टमाटर, सोयाबीन के फल। इसके अलावा ये मनुष्य की आंत में बैक्टीरिया के द्वारा भी संश्लेषित किया जाता है। ठीक, तो विटामिन क्या हो जाएगा कि जो ह्यूमन बॉडी की आंत होती है, इंटेस्टाइन है, उसमें बैक्टीरिया के द्वारा भी इसका संश्लेषण या सिंथेसिस किया जाता है। इसके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसके अंतर्गत जो प्रोथ्राम्बिन है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे ज़्यादा एक और इम्पोर्टेंस कैरेक्टर होता है विटामिन के का कि ये ब्लड के जमने या ब्लड क्लॉटिंग में एवं लिवर के सामान्य कार्यों के लिए आवश्यक होता है। तो विटामिन के का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरेक्टर होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग में या रुधिर जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर ऐसा नहीं होगा या विटामिन ए की कमी से या ब्लड नहीं जमेगा और लगातार यदि चोट लग गई तो ब्लड आपका लगातार बाहर निकलता रहता है। तो विटामिन ए के द्वारा क्या किया जाता है? ब्लड क्लॉटिंग या रुधिर को जमाने का काम किया जाता है। इसकी कमी से क्या होता है कि जो ब्लड है उसका थक्का नहीं जमता है। हाँ, विटामिन के फास्ट हीलिंग, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग या नॉर्मल ब्लड कोएगुलेशन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा विटामिन के जो है उसकी लगभग 1 से 2 मिलीग्राम मात्रा अपन को डेली अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। चलिए, तो ये तो था आपका विटामिन के। और विटामिन के जो है ये लास्ट विटामिन था आपकी फैट सॉल्यूबल विटामिन का। इसके अलावा आप जो नेक्स्ट विटामिन होते हैं वो तो आपके वाटर सॉल्यूबल या वाटर सॉल्यूबल या जल में घुलनशील विटामिन। इसके अंतर्गत जो अपना सबसे पहला विटामिन है वो है आपका विटामिन B1 या इसका केमिकल नेम है थायमीन। ठीक, तो विटामिन B1 या थायमीन इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो हैं आपके अनाज, फलियाँ, ईस्ट, अंडे एवं मांस। इसके अलावा ये जो आपका नट्स हैं, जितने प्रकार के ओट्स है और भूसा वगैरह है या फलीदार जितनी भी सब्जियां, उन सभी में भी ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो मुख्य रूप से है कि शरीर में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। इसके साथ साथ ये डाइजेशन या पाचन क्रिया में भी अपनी भूमिका निभाता है। और जो आपकी हृदय की गति है उसका भी नियंत्रण विटामिन B1 के द्वारा या थायमीन के द्वारा किया जाता है। इसकी कमी से मनुष्य में बेरी रोग हो जाता है एवं पक्षियों में पॉलीयूराइटिस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बुद्धिमंदता एवं बुद्धिमंदता नहीं होती, मतलब बुद्धिमंदता हो जाती है यानी मंदबुद्धि हो जाते हैं। और दूसरा, इसकी कमी से भूख भी नहीं लगती है। ठीक, तो ये तो थे आपके विटामिन B1। और इसकी जो डेली रिकमेंडेशन अमाउंट होता है या रिकमेंडेशन डेली डाइट्स है उसके वो लगभग अपनी 1.3 से 2 मिलीग्राम तक अपन को इसकी मात्रा डेली अपने भोजन में लेना चाहिए। अब विटामिन B1 के बाद जो नेक्स्ट विटामिन है वो है आपका विटामिन B2 या राइबोफ्लोविन। ठीक, विटामिन B2 या राइबोफ्लोविन इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं वो हैं अंडे, ईस्ट, पनीर, हरी सब्जियां, गेहूं, लिवर एवं मांस। ठीक, इनमें ये पर्याप्त मात्रा में
विटामिन B2 पाया जाता है। इसके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसके अंतर्गत जो आपकी शरीर में वृद्धि नहीं होती है, मुंह एवं जो स्किन होती है उसकी भी ये रक्षा करता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये FAD का प्रमुख घटक होता है। ठीक, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होती है उसमें विटामिन B2 FAD का प्रमुख घटक होता है। विटामिन B2 की कमी से ग्लोसाइटिस या जो जीभ होती है मनुष्य की वो उसमें सूजन आ जाती है। दूसरा, कीलोसिस या इसकी कमी से होंठ फटने लगते हैं। होंठों के फटने को क्या बोलते हैं? कीलोसिस बोलते हैं। ठीक, तीसरा जो इसके कमी से जो बीमारी है या कमी का लक्षण है वो है कि आपकी जो स्किन है वो सूखने लगती है, और स्किन सूखने की प्रोसेस को बोलते हैं डर्मेटिटिस या डर्मेटाइटिस। ठीक, तो ये मुख्य रूप से विटामिन B2 की कमी से 3 रोग होते हैं कि जीभ सूजने लगती है, होंठ फटने लगते हैं और आपकी स्किन सूखने लगती है, यानी ग्लोसाइटिस, कीलोसिस और डर्मेटिटिस। ठीक, तो ये तो विटामिन B2 है, उसकी कमी की वजह से लक्षण हैं। डेली डाइट्स के रूप में विटामिन B2 को लगभग 1.3 से 3 मिलीग्राम तक पर डे अपन को अपनी डाइट्स के रूप में लेना चाहिए। विटामिन B2 के बाद अब जो अपना नेक्स्ट विटामिन है वो है आपका विटामिन B5, या इसका जो केमिकल नेम है वो है निकोटिनिक एसिड। ठीक, B5 या निकोटिनिक एसिड, ये इसके जो मेन सोर्स हैं या मुख्य स्रोत हैं ये मुख्य रूप से ईस्ट, मांस, अनाज एवं दालों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो हैं आपके ऐसे कि ये विटामिन B5 कोश की श्वसन में NAD को एंजाइम का घटक होता है। ठीक, तो जो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसमें ये NAD को एंजाइम का प्रमुख घटक होता है। दूसरा इसका जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो ये है कि आपकी आहार नाल का नियंत्रण करता है। ठीक, तो विटामिन B5 आहार नाल का नियंत्रण करता है और आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन में NAD को एंजाइम का प्रमुख घटक होता है। इसके अलावा इसकी कमी से मनुष्य में पेलाग्रा नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, या पेलाग्रा नामक रोग से मनुष्य बीमार हो जाता है। ये मुख्य रूप से अच्छी याददाश्त के लिए, अच्छे हंसमुख चेहरा या के अलावा हेल्दी ब्लड वेसल्स एवं हेल्दी हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो विटामिन B5 है इसकी लगभग 5 मिलीग्राम मात्रा अपन को अपनी डेली डाइट में शामिल करनी चाहिए, या 5 मिलीग्राम विटामिन B5 डेली लेना चाहिए। अब जो अपना नेक्स्ट विटामिन है वो है विटामिन B6, या इसका जो केमिकल नेम है वो है अपना पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन जो है इसके जो मेन सोर्स या मुख्य स्रोत होते हैं वो ये हैं कि दूध, अंडे, ईस्ट, मांस, लिवर एवं सब्जियां, इनमें ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसके अंतर्गत ये यानी प्रोटीन एमिनो एसिड के जो महत्वपूर्ण मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हैं उनमें ये भूमिका निभाता है। ठीक, प्रोटीन एवं एमिनो एसिड की मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका विटामिन B6। इसकी कमी से एनीमिया एवं जो त्वचा रोग होते हैं एवं इसकी जो पेशियां हैं उनमें ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। एक तो विटामिन B6 है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके द्वारा जो आपकी बॉडी है वो आपकी कैसी हो जाती है? रिजुविनेट हो जाती है, और आपका नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है, एवं आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको भी हेल्दी रखने में विटामिन B6 महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी या विटामिन B6 की जो डेली डाइट्स है या रिकमेंडेशन है वो लगभग 1.6 से 2 मिलीग्राम तक अपन को अपनी डेली डाइट में पर डे लेना चाहिए। अब विटामिन B6 के बाद जो नेक्स्ट विटामिन है वो है अपना विटामिन B12, या इसका जो केमिकल नेम है वो है साइनोकोबालएमीन। विटामिन B12 या साइनोकोबालएमीन, इसके जो मेन सोर्स हैं वो है आपकी मछली, अंडा, लिवर, दूध, हरी सब्जियां आदि। इसके ये इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसके अंदर है कि जो ग्रोथ होती है उसके लिए ये ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो
होती हैं उनके निर्माण में विटामिन B12 बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसलिए इन्हें जो हमेशा है मैच्योर बनाना भी, मतलब जो आपकी ब्लड कार्पल्स हैं या रुधिर कणिकाएँ हैं, उनको हमेशा ये क्या करता है, मैच्योर बनाए रखता है। ठीक, यानी ब्लड वेसल्स को मैच्योर बनाने में भी ये अपना क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से पर्सीनियस एनीमिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है एवं जिसमें विटामिन B12 की कमी होती है उसकी वृद्धि रुक जाती है या ग्रोथ कम हो जाती है। ठीक, ये था अपना विटामिन B12। विटामिन B12 है, ये लगभग 2 से लेकर 5 मिलीग्राम तक इसको अपनी डेली डाइट में सम्मिलित करना चाहिए, या इसकी जो रिकमेंडेशन है बॉडी के लिए वो कितनी है, 2 से 5 मिलीग्राम पर डे। अब B12 के बाद जो अपना नेक्स्ट विटामिन आता है वो है अपना विटामिन C या एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C या एस्कॉर्बिक एसिड के जो मुख्य स्रोत होते हैं या ये जहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं उन सभी में मुख्य रूप से मिलता है। इसके अलावा आप जो सबसे ज़्यादा पाए जाने की संभावना होती है विटामिन C की, वो फल आपके ऐसे हैं जैसे नींबू है, संतरा है, टमाटर है, हरी सब्जियाँ हैं, आलू है, फल हैं। ठीक, तो जितने भी ये सिट्रस फल होते हैं, चाहे नींबू हो, संतरा हो, मौसम्बी हो, इन सभी में मुख्य सबसे ज़्यादा विटामिन C पाया जाता है। अब इसके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन, उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये जो इंटरसेलुलर सीमेंट कोलेजन फाइबर्स की तरह काम करता है। ठीक, इंटरसेलुलर सीमेंट कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं कि जो एक सेल से दूसरी सेल्स को जोड़ने के लिए जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं उनके लिए ये क्या करता है, एक सीमेंट की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार से कारीगर एक और दो ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए सीमेंट लगाता है जिससे दोनों में जॉइंट हो जाते हैं, तो ये विटामिन C क्या करता है, इन दो सेल्स को जोड़ने के लिए सीमेंट की तरह काम करता है। ठीक, ये अपन सीधा भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, सीमेंट है जो दो सेल्स को जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा हड्डियों की जो मैट्रिक्स है एवं जो दांतों की डेंड्रिन है उसका निर्माण भी विटामिन C के द्वारा होता है। दांतों की डेंड्रिन जो बाहर की ओर टीथ में होती है, जो चमकदार दिखाई देती है, वो आपकी टीथ की डेंड्रिन होती है, तो उसके निर्माण में भी ये विटामिन C सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब ये टूट जाता है तो बहुत सारी दांतों में परेशानियां होने लगती हैं, जैसे पानी ठंडा गर्म लगना, जिसको अपन सेंसिटिविटी बोलते हैं, वो भी किसके द्वारा होती है, डेंड्रिन की कमी से होती है, डेंड्रिन टूट जाने से होती है। तो उस डेंड्रिन को बनाने के लिए भी विटामिन C बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। विटामिन C की कमी से मनुष्य में स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक, क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन C की कमी से। ये मुख्य रूप से आपकी जो स्किन है उसको स्मूथ बनाता है, आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखता है, हमेशा गुड बनाए रखता है। इसके अलावा जो आपका फेस है उसको एकदम मूड को चेयरफुल कर देता है। ठीक, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आपके बाल एवं नाखून हैं इनको ये हेल्दी बनाए रखने का काम करता है। विटामिन C की जो डेली आवश्यकता होती है ह्यूमन बॉडी के लिए वो लगभग 70 मिलीग्राम है। ठीक, तो विटामिन C को अपनी डेली डाइट्स में कितना, 70 मिलीग्राम तक शामिल करना चाहिए। ठीक, चलिए, तो ये तो मुख्य विटामिन थे जो आज समाप्त हो या ख़त्म हो गए हैं। इसमें जो भी रह गया हो वो या आप लोगों को समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अब बस आप लोगों से एक ही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक, तो विटामिन का चैप्टर आज ख़त्म हो गया है, आप लोग ज़रूर ध्यान से देखें और पढ़ें। थैंक यू।